Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. So today we are covering the weekly current affairs for polity. तो 15 से 21 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। तो अब हम ये दो एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देखेंगे। तो पहला इशू है दैट इज अबाउट ई वोटिंग। एक चीज होती है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसपे आप वोट करके आते हो, बैलेट बटन दबाते हो, है ना। तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दिस आई एम सेइंग इज ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। कोई स्मार्टफोन में ऐप लगा दी, वहां से आप वोट कर रहे हो, ठीक है। ई वोटिंग वॉज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस फॉर द शेयर मार्केट्स। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे वोटिंग ली जाती है, वो घरों में ली जाती है, कहीं आप जाके फिजिकली वोट नहीं करते। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये ईवीएम वाले वोटिंग से अलग है, ठीक है। तो ई वोटिंग का एक एक्सरसाइज हुआ रिसेंटली। हमारा जो तेलंगाना स्टेट है, तो तेलंगाना का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो उन्होंने एक मॉक ड्रिल किया अबाउट ई वोटिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसकी अपॉर्चुनिटीज, इश्यूज एंड चैलेंजेस। एंड चैलेंजेस का हमें बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है। वैसे आई सॉ देयर वाज अ रिपोर्ट ऑल्सो, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन ई वोटिंग, ठीक है, तो उसको भी रेफर किया है। बट चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस भी है। तो ये हमने न्यूज स्पेस में भी कवर किया था इस हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने कुछ कंसर्न्स यहाँ पे फ्लैग करी है। सो ई वोटिंग को हम देखेंगे अ स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग इलेक्शंस मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। तो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट लेके आए हैं, ठीक है। तो इसके पहले कुछ प्रोविजंस से एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी गवर्नमेंट, और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इसको वापस लेके आए हैं। नाउ दिस इज बीइंग हर्ड इन दी जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रही है ऑन द इशू ऑफ ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है। तो जो लॉ पार्लियामेंट लेके आई है, इसके बारे में सुनवाई हो रही है अभी इस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आ जाती है, तीन में से दो करवा रहा हूं यहाँ पे। दो चीज कौन सी है, तीन चीजें कौन सी है। पहली चीज जो नहीं करवा रहा हूं दैट इज, ये आप रिमार्क देखिए यहाँ पे, जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर, ठीक है। जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर। मतलब भाई पार्लियामेंट, हम वी लिव इन अ कंट्री वेयर देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का क्या काम है? टू मेक लॉस एंड ऑब्वियसली डेलिब्रेट ऑन इश्यूज, पर प्राइमरी काम है टू लेजिस्लेट, टू मेक लॉस। जुडिशरी का काम है जजमेंट्स पास करना ऑन द बेसिस ऑफ लॉज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बेसिस पे काम करना है। तो इन प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो देखे लॉ ठीक है या नहीं है, एज फार एज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स गो। तो ये कह रहा है कि आप, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है, आप नया उसको मत चेंज कीजिए यहाँ पे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉयर्स है वो यहाँ पे इस बात को रख रहे हैं। बट द थिंग इज, ये वाली जो चीज होगी, दिस इज नोन एज जुडिशियल ओवररीच का एक केस हो गया। तो ये एक अलग लाइन ऑल टुगेदर हो गई। बट आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन द इशू ऑफ ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, ठीक है। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स पे मैं फोकस करना चाहता हूं, बिकॉज अगर मैं जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म पे चले जाएंगे तो फिर वो एक अलग टैंजेंट हो जाता है ऑल टुगेदर। तो उसको हम आगे भी देख लेंगे, ये इशू चलता रहेगा, देन वी विल लुक एट इट। बट नाउ गिवन दैट मेंस पेपर इज कमिंग, ठीक है, ये एकदम उसके पास चल रहा है, प्रीलिम्स के बाद उस टाइम का इशू चल रहा है ये। सो आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन द ट्राइब्यूनल इशू, ठीक है। सो हेयर वील बी लुकिंग एट टू थिंग्स। वन, द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, और वो लॉ पास क्यों किया गया। सो विल बी लुकिंग एट व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स। विल स्टार्ट बाय सेइंग व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स क्या क्या काम करते हैं, उनमें क्या चैलेंजेस आए थे, और चैलेंजेस को ये लॉ, ये जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, एक्ट पास करी है, वो उसको रेक्टिफाई कैसे करेगा, ठीक है। तो इसी लाइंस पे वी हैव टू क्वेश्चंस फॉर मेंस, ये ट्राइब्यूनल वाले लाइंस पे, ठीक है, जैसे आज का पैटर्न चल रहा है आजकल यूपीएससी का, एंड प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस। प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलिए विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द ई वोटिंग इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना।
ठीक है, तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे आगे चल के। ये हमारा न्यूज़ क्लिपिंग है जिसको हमने रेफर किया था। ओके, सो द प्रपोजल, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन मेंस का आपको दिखा रहा हूँ, प्रीलिम्स का दिखा रहा हूँ, एंड ट्राई टू रिलेट विद व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज न्यूज़ को हमें जो भी एनालिसिस करते हैं अल्टीमेटली हमें उसको आंसर राइटिंग फॉर्म में लेके आना है। सो द क्वेश्चन इज द प्रपोजल ऑफ ई वोटिंग, जो तेलंगाना की स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन कराते हैं, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसपे कुछ लोग हैं, मतलब सब लोग नहीं वोट कर सकते थे, पर कुछ लोग हैं जैसे कि एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशन को दिक्कत होती है, पोलिंग स्टेशन में जाना है, जहाँ पे भी नंबर लगा है या जिस जगह में बुलाया है वहाँ पे जाना है, धूप हो रही है और आप लंबी लाइन में खड़े हो, अब कोविड का भी टाइम चल रहा है, तो वन मोर इशू कम्स इन टू प्ले। सो दिस इज अ डिफिकल्टी, इट डिसेबल्ड पीपल आर ऑल्सो देयर, तो एक एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी पीपल आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच एट द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, एक तो होता है गवर्नमेंट जॉब्स, ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी मेनी ऑफ योर रिलेटिव्स ऑल्सो वुड बी लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कोई बैंगलोर में होगा, कोई पुणे में होगा। सो ई वोटिंग एक इनिशिएटिव लेके आई है तेलंगाना का स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और उन्होंने मॉक ड्रिल्स करे, उन्होंने एक ऐप बनाई बाय द नेम TSEC, दैट इज तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो उन्होंने ऐप बनाई और इस ऐप पे वोटिंग कराई गई, मॉक थी, मतलब अभी फाइनल नहीं था, पर मॉक ड्रिल उन्होंने कराई यहाँ पे, विच वॉज फेयरली सक्सेसफुल। सो द क्वेश्चन इज द प्रपोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूं, ये तो तेलंगाना का था, वो भी मॉक हुआ, बट व्हाट इफ आई से दैट व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस इट फॉर इन द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री में इसको ले आते हैं। सो द प्रपोजल ऑफ ई वोटिंग, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिव इलेक्शंस। आसानी होगी इलेक्शन, वोट डालने में आसानी होगी, जो लोग वोट नहीं दे पा रहे थे वो दे पाएंगे, इट विल इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये सब होगा, बट देन इट इज नॉट विदाउट इट्स कंसर्न्स। देर आर सर्टेन कंसर्न्स व्हेन इट कम्स टू ई वोटिंग, कुछ कंसर्न्स आती है। ऐसे ही थोड़ी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज करी यहाँ पे, राइट। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये आपको 250 वर्ड्स में आपको ये पूरा प्रपोजल डिस्कस करना है, वेर यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ई वोटिंग। ई वोटिंग क्या है, क्या हुआ रिसेंटली, कहाँ से ये बात आई, आप कंटेक्स्ट बताते हैं, आप बताते हैं क्यों लेके आए और इसके कंसर्न्स क्या है, एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। डिस्कशन है, चर्चा में क्या होता है, आप सब लोग ग्रुप में बैठे हैं एंड हर एक बंदा अपने अपने पॉइंट्स देता है, आपको एक मान लीजिए आप रिपोर्ट लिखते हो उस पर कि जो पॉइंट्स दिए उसमें आप बताते ये चीज़ थी, ये इसके फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, और आगे हमको ऐसे करना चाहिए। द सेम हेयर, यू हैव टू डू द सेम थिंग ओवर हेयर। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये मैं बाद में हम इसको देखेंगे आगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। हाँ जी, सो फ्रॉम द न्यूज़ से हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे। सो न्यूज़ में दो चीज़ें थी, दिस थिंग फ्रॉम फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फ्लैग सिक्योरिटी कंसर्न्स। दूसरा था दिस आई डिडंट ऐड इन द स्क्रीनशॉट, पर ये अभी परसों की बात है। सो तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन, मॉक ड्रिल्स, ई वोटिंग। Okay, so e-voting, app के basis पे election has been done. So it was being done by an app created by Telangana State Election Commission. तो ये app का नाम भी यही है, and it is based on the blockchain technology. तो ये blockchain technology पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे तो blockchain लिखा नहीं हुआ, पर यहाँ पे लिखा हुआ है distributed ledger technology. सो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या मतलब है? हम अगर आप कन्वेंशनल सेंस में देखो, आजकल जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, आप सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज डेटाबेस, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली इट गोज टू अ सेंट्रलाइज डेटाबेस। सो व्हेन वी सी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद द यूजर्स ओनली, ठीक है। तो इट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट ब्लॉक्स। गॉट इट? यहाँ पे एक सिंगल एंटिटी में, एक सेंट्रल जगह में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर थी। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है दैट हैक हो सकता है, हैक हो गया तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा।
बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, सो इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डिफरेंट ब्लॉक्स एंड दीज ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। तो मान लीजिए सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ, मान लीजिए कि एक का डेटा चला गया, ठीक है, और किसी ने मैनिपुलेट करके एक नया ब्लॉक बना दिया, तो वो क्लैश करेगा, यहाँ पे पुराने ब्लॉक के साथ नया ब्लॉक क्लैश करेगा। सो दिस इज नोन एज दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये उसका फायदा है। अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मैं तो आपको सिंपल उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जो आजकल एक बहुत अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होगा? इससे डेफिनेटली इट्स अबाउट अ स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग इलेक्शंस कन्वीनियंट एज वेल एज इंक्लूसिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन की जो ड्रिल्स हो रही है, तो उसमें सीनियर सिटीजन्स को रखा है, एल्डरली पॉपुलेशंस को रखा है, माइग्रेंट पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बी एडेड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इनको रखा था, बट देर आर पीपल इन अ कंट्री हु लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस। इट्स नॉट पॉसिबल टू कम बैक एंड पुट वोट टू योर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप चंडीगढ़ के रेजिडेंट है एंड यू आर स्टेइंग इन बैंगलोर, आप फ्लाइट लेके शायद पहुंच जाओ, पर बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो दोज कैन बी एडेड। सो इट इज अ स्टेप टूवर्ड्स अ सिटीजन फ्रेंडली इलेक्शन। और आज की जो जनरेशन है, मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, हाँ, जो 2000 वेल सैवी, टेक सैवी है, इंटरनेट सैवी है, सो घर पे जाके वोट दे दे, हो सकता है, ठीक है। एंड देन द जेन ज़ी मतलब जो अभी मिलेनियल्स के बाद 90s के मिलेनियल्स है, उसके बाद के जेन ज़ी आ जाता है। अब इसका एक और एक फायदा ये भी है, अगर सब कुछ कंप्यूटर पे हो जाए, स्मार्टफोन पे हो जाए, प्रेफरेबली स्मार्टफोन पे होगा, राइट। सो जो ये इलेक्शन की जो ड्यूटीज़ होती है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आपने देखा होगा कितनी सारी सिक्योरिटी चाहिए होती है, पुलिस लगी होती है ना, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाता है। अब कश्मीर में इलेक्शन करवाना है, इमेजिन करिए, तो कितना सारा खतरा है, डेंजर है। सो मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस विल बिकम मच ईजियर। वी आर मूविंग टूवर्ड्स ई गवर्नेंस, तो इलेक्शंस मैनेज करना ईजी हो जाता है। वो लॉजिस्टिक्स के जो प्रॉब्लम्स है, खर्चे हैं, वो हमारे कम हो जाएंगे। सिक्योरिटी लेके आना है, वो पोल बूथ को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मेंटेन करना है। सो वो सारे इश्यूज हमारे ईजी हो सकते हैं इफ एवरीथिंग इज डन ऑन द स्मार्टफोन, ठीक है। एंड देन दिस थिंग इज नेचुरली गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर ये सारा कम हो गया आपका, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, आप तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हेल्प ले लिया, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इज एनीवेज अ फोर्स मल्टीप्लायर। सो दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ ई वोटिंग। अब इसकी कंसर्न्स क्या है? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ट्रस्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, आपने ऐसे देखा होगा, आप जब वोट देने जाते हैं, ठीक है, ये 4 बटन बने होते हैं, यहाँ पे आप इसको प्रेस करते हैं, वोट, आजकल वेरीफाइड वोटर पेपर ट्रेल भी निकलता है, ठीक है। सो पीपल डाउट कि मैंने बटन डाला तो क्या इसको वोट गया था, इस पार्टी को नहीं गया था। पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि, स्पेशली ऑपोजिशन वाले, कि जो गवर्नमेंट है वो ईवीएम मशीन्स को टैंपर करती है और अपने फेवर में वोट ले लेती है, ये भी बात करते हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि ये तो स्टैंड अलोन डिवाइसेस है, ये तो इंटरनेट से कनेक्टेड भी नहीं है, तो हैकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ये जो ऐप बेस्ड सपोज सिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसकी तो इंटीग्रिटी और कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, हैकिंग हो सकती है। तो आप जब इसको नहीं, सब आज तक भरोसा नहीं कर पाए, तो फिर ई वोटिंग पे कैसे बिलीव करेंगे, ठीक है। तो दिस इशू इज देयर एंड नेचुरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो वोटर कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे ऑल्सो हैव टू बी ऑन बोर्ड। जब वो ईवीएम को ट्रस्ट नहीं कर पाए, तो फिर यहाँ पे कैसे होगा? एंड कंसर्न्स लेजिटिमेट है। नेक्स्ट इज व्हेन यू गो टू अ पोलिंग स्टेशन, आप जब वोट डालने जाते हैं, ठीक है, आप एक बटन दबाते हैं, आप मतलब आपका पहले सिक्योरिटी चेक होता है, फिर आपके आने जाने के बीच में देयर इज अ गैप, देयर इज नोबडी इन देयर, आप अपनी मर्जी से, आपकी आइडेंटिटी चेक होती है, फिर आप अपनी मर्जी से आप वहां पे वोट डालते हैं, राइट। सो देयर इज वेरिफिकेशन ऑफ वोटर दैट टेक्स प्लेस। आपका वोटर कार्ड देखते हैं, उनके अपने रिकॉर्ड्स में वो टैली करते हैं, फिर ही आप अंदर जाके बटन दबाते हैं, राइट। सो वेरिफिकेशन ऑफ वोटर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी ऑन ई वोटिंग? दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न।
ऐसा हो सकता है कि कोई ऐप किसी की ज़बरदस्ती डाउनलोड करी, चल तू वोट कर, कोई भी किसी के भी फ़ोन से वोट कर रहा है, सो इट कैन बी मैनिपुलेटेड, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। एंड देन अ पर्सन, जब आप वोट देने जाते हो, चाहे आप पे प्रेशर लगाया हो, बट व्हेन यू आर इन द पोलिंग स्टेशन, आपकी मर्जी, आप पे किसी को कुछ नहीं पता लगता आपने किसको वोट डाला, क्या नहीं किया। एंड द थिंग इज, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, देर इज अ फ्री इन्वायरमेंट, फ्री वोटिंग एनवायरमेंट, पूरी सिक्योरिटी है, दबाव में वोट नहीं डालते हो, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कन्वेंशनल सिस्टम। पर ई वोटिंग में तो कमरों में वोट हो रही है, अपने अपने घरों में वोट हो रही है, तो कौन सा इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट, हमको क्या पता। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड दिस विल अफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन ऑल टुगेदर, राइट। सो दीज आर द इश्यूज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड ओवर हियर। अब मेरी एक बात सोचिए आप यहाँ पे, ठीक है, आगे वे फॉरवर्ड ही है, सो आई विल बी कवरिंग दैट। मेरी एक बात सोचिए, आजकल वी ऑलरेडी हैव दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वी हैव दिस जन आधार मोबाइल, हमने कर ही लिया ना, आधार कार्ड को हम काफ़ी क्रेडिबल मानते हैं, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो वी हैव दिस बैंक अकाउंट्स करते हैं हम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो स्कीम हो रही है, आपने एलपीजी कनेक्शन लिया तो गवर्नमेंट को पता है कि यही व्यक्ति ने स्कीम ली है, यही हमारा डिजायर्ड बेनिफिशियरी था। सो वी आर एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ वोटर आइडेंटिफिकेशन, हम कर ही पा रहे, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, ऐसे थोड़ी दे रही होगी, सो दैट इज बीइंग एबल टू डन, राइट। सो इट इज़ नॉट लाइक, हाँ कंसर्न्स है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही, हमारे पास चीज़ें नहीं है आज की डेट में। वी डू हैव द टेक्नोलॉजी एट द प्रेजेंट टाइम्स, हमारे पास ब्लॉकचेन भी है। सो प्रेफरेबली विद द टाइम्स टू कम एंड गिवन दैट लेट्स से यू आर अपेयरिंग फॉर, यू नो, आपको अपने व्यूज़ देने हैं वैसे तो, but to be forthcoming to the new emerging technologies would be a good thing. So need to embrace technology. We need to embrace technology, and having the system would be a welcome step. We already have existing knowledge about identification and, you know, using of this e-platforms. तो हम already DBT को तो use कर ही रहे हैं, direct benefit transfer, and we want to extend it further. So this can also be done. So this needs to be looked into in a more holistic manner. ऐसे कुछ आप इसको बता सकते हैं। Okay, so now moving on to the question on State Election Commission. ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करी थी तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। सो नेचुरली एक तो हमारे पास होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड देन हर एक स्टेट के अंदर अपनी अपनी इलेक्शन कमीशन है। वो कैसे आई? वो आई बिकॉज देयर वाज अ नीड फेल्ट टू हैव लोकल बॉडीज। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया लोकल बॉडीज को, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड्स द रूरल लोकल बॉडीज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज। तो उनकी ये अथॉरिटी आ रही है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 243 K1 K2, यहाँ से इनका फॉर्म हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रखी है दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द पंचायत्स, ठीक है, पंचायत एंड द अर्बन लोकल बॉडीज। एंड दे विल बी, इनके जो टर्म्स है, ऑफिशियल्स जो है उनका टर्म्स आर डिसाइडेड बाय द लॉ क्रिएटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बट दे कैन बी ओनली बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स लाइक एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज को कैसे निकालते हैं? प्रेसिडेंट निकालते हैं, एंड देयर इज एन इम्पीचमेंट प्रोसेस। सो द सेम इज एप्लीकेबल ओवर हेयर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ आई होप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ओवर हेयर, ठीक है। सो प्रपोजल ऑफ ई वोटिंग, अ स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिव इलेक्शन, बट इट इज नॉट विदाउट इट्स कंसर्न्स, डिस्कस। एंड प्रीलिम्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप खुद से इसको आंसर लिखिएगा। इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया एक अलग एंटिटी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक अलग एंटिटी है। अब ऐसे नाम से लगता है कि वो ऊपर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऊपर आती है, स्टेट नीचे आता है, पर ऐसे नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वो एसोसिएट जो भी बॉडीज है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और सिर्फ लोकल बॉडीज, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल बॉडीज के रेफरेंस में, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। So it is appointed by the governor, yes. It conducts elections to the local bodies and the
State Legislative Assembly. So it conducts elections to the local bodies, yes, but does not conduct elections to the State Legislative Assembly. कौन कराता है? The Chief Election Commission, sorry, the Election Commission of India वो कराती है. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे C2 only. Now moving on to the issue of tribunals over here. ठीक है, तो ट्राइब्यूनल्स को एक बार देखते हैं यहाँ पे. तो ये न्यूज थी, जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज अ सुपर लेजिस्लेचर. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू थिंग्स. वन इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ट्राइब्यूनल्स एंड द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ट्राइब्यूनल्स. उसमें क्या इश्यूज है, क्या क्या बेनिफिट्स है, इश्यूज है, एंड देन द लॉ. और लॉ में क्या इश्यूज है. ओके, सो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है, 2021. पर पहले क्वेश्चन देख लो आप. So briefly enlist the constitutional provisions related to the tribunals in India. ठीक है, कौन से constitutional provisions है जिसकी वजह से tribunals है. तो ये आपको question prelims में भी help करता है. Critically analyze the role of tribunals in the Indian judicial system. Critically analyze लिखा है, मतलब आप role लिखिए, फिर उसके performance को analyze करें. Negatives है वो आप उसको बताइए यहाँ पे. नेक्स्ट इज ब्रीफली एनलिस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट आपका सेम है, पर ये वाला पार्ट आपका चेंज हो गया. टू व्हाट एक्सटेंट द रिसेंटली इनैक्टेड ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 एड्रेस द इशू. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है. व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द, आई थिंक फ्रेमिंग इज थोड़ा ठीक नहीं है, बट बेसिकली व्हाट आर द इश्यूज विद द फंक्शनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल्स. आप इसको एक बार वापस लिख लीजिए. व्हाट आर द इश्यूज विद द फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस ऑफ द ट्राइब्यूनल्स इन द कंट्री एंड टू व्हाट एक्सटेंट द रिसेंटली इनैक्टेड ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट एड्रेस द इशू. ओके, सो क्वेश्चन आपके है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आप इसको देखिए कौन से पार्ट्स है. क्वेश्चन अभी जो आगे देखेंगे. एंड नेक्स्ट इज which of the following is empowered to establish administrative tribunals. तो इनको हम कर पाएंगे after the class. Okay, so what are tribunals? Tribunals are quasi-judicial institutions. आपने सुना है सेंसर बोर्ड. सेंसर बोर्ड वो क्या करता है? सेंसर बोर्ड वो देखता है कि मूवीज देखते हैं, फिर सर्टिफाई करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है. एंड अगर वो उनको लगता है कि कुछ कट्स होने चाहिए, दैट कैन बी अपील्ड, राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज इट इज फंक्शनिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी. देर आर सम लेवल्स ऑफ experts who are basically from the field of administration and those who are strictly from the judicial fields. ठीक है, so they pass a verdict and this verdict can be appealed at an appellate body. ठीक है, तो it can be appealed at a higher authority. So this is how the tribunals function. अब ट्राइब्यूनल्स इज नॉट जस्ट, मतलब एक होता है ना सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हो गए, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो अपने अलग काम करते हैं, वो स्ट्रिक्टली जुडिशियल सिस्टम फॉलो करते हैं. वहाँ पे वो प्रॉपर उनका कोड्स है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ठीक है, उनके अपने अपने प्रोटोकॉल्स है, लीगल लैंग्वेज है. पर यहाँ पे द फोकस इज हैविंग मोर डोमेन नॉलेज. डोमेन नॉलेज पे फोकस रहता है. जुडिशियल वाले में फोकस इज मोर ऑन द लीगल साइड. ठीक है, सो ट्राइब्यूनल उसके लिए बनाए गए. सो हेयर वी हैव द एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैंने आपको सेंसर बोर्ड का एग्जांपल दे दिया. लाइकवाइज वी हैव ट्राइब्यूनल्स इन द फॉर्म ऑफ टेलीकॉम सेक्टर में हो गया हमारे पास. उसके लिए भी एक अपीलेट बॉडी है. हर एक ट्राइब्यूनल के लिए नॉर्मली यू विल फाइंड एन अपीलेट बॉडी. ठीक है, सो कोई पर्टिकुलर इशू होता है, फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमारे पास कितने सारे ट्राइब्यूनल्स हैं. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली बॉडीज जो डोमेन स्पेसिफिक है, स्ट्रिक्टली जुडिशरी की तरह लीगल के साइड पे नहीं देखती, पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखती है. सो डोमेन एक्सपर्टीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स है वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फील्ड से होते हैं. एनजीटी इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्रिएटेड बाय द एनजीटी एक्ट. ठीक है, वहाँ से बनाई गई है. सो दिस इज अगेन अ ट्राइब्यूनल. So this is with respect to the environment related aspects. So इसके constitutional provisions क्या है? जुडिशरी के बारे में तो बता रखा है that there shall be a high court, there shall be a subordinate courts, high court and the supreme court. पर इसका basis कहाँ से आया?
इसको बाद में डाला गया था, ओरिजिनली इट वॉज नॉट देयर, इट वॉज क्रिएटेड लेटर बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो इंदिरा गांधी के टाइम पे, बेस्ड ऑन द स्वर्ण सिंह कमेटी। कुछ याद आ रहा है स्वर्ण सिंह कमेटी किससे एसोसिएटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज। सो स्वर्ण सिंह कमेटी, एंड इट इंट्रोड्यूस्ड पार्ट 14A. So part 14A of the Constitution, the 42nd Amendment Act of 1976 added which of the following parts of the Constitution of India, ठीक है। तो क्या डाला इन्होंने, कौन से आर्टिकल्स डाले हैं? आर्टिकल 323A and 323B. So 323A deals with the administrative courts. These are judicial institutions that resolve disputes related to employment and conditions of service of public servants, CAT वगैरह। दूसरा है, it deals with the courts of other jurisdictions, जैसे कि टैक्स हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो कितनी सारी एजेंसीज है जिनके बारे में वो ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। नाउ द ट्राइब्यूनल, ये आर्टिकल ने बताया कि ट्राइब्यूनल्स इसमें हो सकते हैं, बट ये ट्राइब्यूनल्स बनाने की पावर इज विद द पार्लियामेंट, ठीक है। सो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक ट्राइब्यूनल्स एंड लाइकवाइज द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका फायदा ये होना था ट्राइब्यूनल्स का कि जो जुडिशरी है वो जस्टिस डिस्पेंस करती है ऑब्वियसली, पर जुडिशरी के पास डोमेन, वो लीगल पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट से ही देख रहे हैं, डोमेन नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। अब टैक्स रिलेटेड इशू हो गया आपका, या कोई फाइनेंशियल इशू हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म्स, तो ये डोमेन स्पेसिफिक है। सो व्हाई टू ड्रैग जुडिशरी इनटू दिस वर्क? So therefore there was a need felt to have tribunals which have this thing, domain knowledge, and at the same time अगर हम tribunals लेके आते हैं तो जो केस बर्डन है, जो लिटिगेशन बर्डन है ऑन द कोर्ट्स, जुडिशरी के पास जो बर्डन है वो ट्राइब्यूनल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट इज द इंटायर आइडिया। सो ये यहाँ पे करना चाहते थे, तो इससे हम देखना चाहते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो जानी चाहिए। But what we see is that the tribunals, even though a good idea, it has not been able to fulfill its important tasks, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने अपनी खुद बहुत सारी जजमेंट्स में कि देयर इज हैफाजार्ड ग्रोथ ऑफ ट्राइब्यूनल्स, हर चीज के लिए ट्राइब्यूनल बना रखा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हो गए हैं, तो दे आर वर्किंग इन अ डिसऑर्डरली वे, ठीक है, और एक दूसरे के डोमेन्स में भी घुस रहे हैं। सो दिस इज नॉट करेक्ट। तो उन्होंने सेंटर को बोला था कि आप इसको करेक्टिव मेजर्स लीजिए। यहाँ पे दे हैव फेल्ड टू रिड्यूस द केस बर्डन ऑफ द जुडिशरी। इतने सारे ट्राइब्यूनल्स हो गए पर फिर भी द केस बर्डन ऑफ द जुडिशरी तो ऊपर ही है, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत हाई है वहां पे भी, तो वो तो कम होने चाहिए थे। दूसरी चीज, वी सी नंबर ऑफ टाइम्स दैट जुडिशरी कहती है कि ये हमारी डोमेन में घुस रही है। So there is conflict of jurisdiction with the High Court, बहुत significant था of the NGT, ठीक है। And in fact for anything, even we have this interstate river water disputes के लिए जो ट्राइब्यूनल है, उनकी भी जजमेंट्स जो थी वो फाइनल होनी थी। It was not to go with the courts, कोई भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं करना था, but ultimately it goes with the court also. So irrespective, हम चाहते थे कि वो जुडिशरी के पास नहीं आए, बट फिर भी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुडिशरी कहती है कि आप हमारी पावर्स को कम कर रहे हैं। सो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन विद द कोर्ट्स, पर्टिकुलरली द हाई कोर्ट। एंड देन देयर इज अ कंसर्न ओवर इम्पार्शियलिटी। रिमेंबर, ट्राइब्यूनल्स में कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड द जुडिशियल ऑफिसर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कौन है? ब्यूरोक्रेसी है जो गवर्नमेंट में काम कर चुकी है। अब when they are hearing the issues of tribunals, they are hearing the issues of against the government, so there is a impartiality आ जाती है वहाँ पे। अलग अलग लगता है कि जो पॉलिटिकल व्यूज है उसके हिसाब से काम हो रहा है, सो देयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। लगता है कि न्यूट्रल नहीं है, बट इट इज फॉलोइंग द टोइंग द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट, न्यूट्रल तरीके से काम नहीं कर रही ऑब्जेक्टिवली, सो दिस इज अ कंसर्न। एंड ट्राइब्यूनल्स के रेफरेंस में हम ये भी देखेंगे, कभी कभी आएगा न्यूज़ में, दैट ट्राइब्यूनल्स में जो वैकेंसीज है स्पेशली ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स वो फिल नहीं हो रही है। सो इससे इंटीग्रिटी ऑफ द ट्राइब्यूनल्स, इससे फंक्शनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल्स अफेक्ट होती है, इससे पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बढ़ जाते हैं। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न ओवर हियर। तो अब अल्टीमेटली
काफ़ी टाइम से देर हैज़ बीन अ फोकस ऑफ ब्रिंगिंग इन रिफॉर्म्स इन द ट्राइब्यूनल्स. So the government came up with the Tribunal Reforms Act 2021. इनफैक्ट इससे पहले there was a Finance Act भी लेके आई थी जिससे वो ट्राइब्यूनल्स को ठीक करना चाहती थी. जो मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स है उसको कम करके सारा उसको ऑर्डरली मैनेज में करना चाहती थी. तो हम ये फाइनल वाला देख लेते हैं, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट. तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट थिंग इज कि जो आपने देखा था ट्राइब्यूनल है एंड देन देयर इज एन अपीलेट बॉडी जिसमें अपील कर सकते थे. तो अब अपीलेट बॉडीज को अधिकतर निकाल दिया गया है एंड नाउ अ पर्सन, मान लीजिए ट्राइब्यूनल में केस सुना, सो नाउ द पर्सन विल डायरेक्टली अपील टू द हाई कोर्ट. ठीक है, तो अपीलेट बॉडीज को कम कर दिया यहाँ पे. सो फंक्शंस हैव बीन गिवन टू जुडिशियल बॉडीज सच एज द हाई कोर्ट. अब इसका एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है यहाँ पे कि स्पेशलाइज एजेंसीज को हम कम कर रहे हैं. जैसे मर्जी करो, क्रिटिसिज्म तो है ही है. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू द जुडिशरी. तो बर्डन तो बढ़ेगा ही, केस लोड ऑफ द ट्राइब्यूनल से केस लोड कम होना चाहिए था पर एक्चुअली बढ़ेगा ही जुडिशरी का. दूसरी चीज है अबाउट द अपॉइंटमेंट्स. अपॉइंटमेंट शैल बी डन, अपॉइंटमेंट ऑफ दीज वैकेंसीज का प्रॉब्लम था ना यहाँ पे, इश्यूज विद ट्राइब्यूनल्स. तो ये अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं दैट द अपॉइंटमेंट बी शैल बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर by appointments committee of the cabinet which will be headed by the prime minister. cabinet का मतलब भी एक तरह से हो गया prime minister. ठीक है, so this will be done by the prime minister preferably on the recommendations of search cum selection committee. तो एक कमिटी होगी सर्च कम सिलेक्शन कमिटी जो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट को बताएगी और उस बेसिस पे मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा. अपॉइंटमेंट विल बी डन. ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स उस बेसिस पे करी जाएगी. पर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्रेफरेबली, तो मतलब मैंडेटरी नहीं है. सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन हैज बीन रेज अबाउट इट. दूसरी चीज यहाँ पे है जो आपकी जो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी है, ठीक है, अगर आप इसका कॉम्पोजिशन देखोगे तो एक जुडिशियल आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर अ जज, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उसका एक कास्टिंग वोट है. कास्टिंग वोट मतलब अगर कोई डेडलॉक हो गया देन दे विल वोट, बाकी टाइम पे नहीं है. 2 सेक्रेटरीज जो गवर्नमेंट के अंदर जो सेक्रेटरीज है, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी प्लस अ जज ऑफ द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को पावर बहुत ज़्यादा दे रखी है. आइडियली इट शुड हैव बीन कि जुडिशियल मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव को इक्विवेलेंट पावर दी जाए, पर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दी गई है. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 2 सेक्रेटरीज है एंड 1 जज ऑफ द हाई कोर्ट. अब सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट की लाइन लेगा. वी एक्सपेक्ट दैट द सेक्रेटरी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसके हिसाब से काम करेगा. सो दिस इज अ कंसर्न. देन एलिजिबिलिटी एंड टर्म ऑफ ऑफिस. तो वो कहते हैं दैट द मिनिमम एज, उन्होंने एलिजिबिलिटी टर्म्स सेट करी है फॉर द मेंबर्स. सो मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल इज 50 years. The tenure would be maximum 4 years or up till the age of 70 years. तो उस लिमिट तक वो मतलब एक बंदा वहाँ पे टेन्योर उसका हो सकता है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये एक्ट लेके आता है. नाउ इश्यूज विद द चेंजेस, बिकॉज दिस इज बीइंग हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ बीन चैलेंज्ड. पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है देखो भाई, हमने तो आप पहले एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे, उससे पहले एक फाइनेंस एक्ट था, हम ऑलरेडी इसके प्रोविजंस को काट चुके हैं. वी हैव स्ट्रक डाउन बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो आपने वही प्रोविजंस को वापस लॉ के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया. ये बात ठीक नहीं लग रही हमको. ठीक है, सो यू हैव पास्ड दिस लॉ विदाउट इफेक्टिव डिस्कशंस कहाँ हुई है पार्लियामेंट में. बिल आया ठक पास. ठीक है, so it has been passed without discussions in the parliament. So they have raised concerns about the procedures being followed. Then principles of separation of powers. देखिए, tribunal is basically a judicial body, even though it is performing the function of adjudication. कोई किसी 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करेगी, या गवर्नमेंट और किसी प्राइवेट एंटिटी के बीच में डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेगी. तो जुडिशियल है यहाँ पे एस्पेक्ट. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको आपने एडिक्वेट एटलीस्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे थे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में, वो आप नहीं दे रहे. और यहाँ पे भी प्राइमेसी है ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कमेटी, क्योंकि इट सेज मे प्रेफरेबली मेक द अपॉइंटमेंट्स विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन. तो ये प्रेफरेबली वर्ड यहाँ पे आ गया. दूसरा,
शिफ्टिंग ऑफ केसेस फ्रॉम एपेलेट बॉडीज टू हाई कोर्ट। तो ट्राइब्यूनल्स का काम था ना कि जुडिशरी का बर्डन कम करना है, पर यहाँ तो बर्डन बढ़ रहा है। अल्टीमेटली हाई कोर्ट में अपील होगी तो हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज़्यादा है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफली एनलिस्ट वही क्वेश्चंस है, आप देख चुके हैं इसको, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसको थोड़ा सा आई हैव डिक्टेटेड इट अर्लियर, राइट? सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो आप इसको लिखिएगा और इसमें से आप बताइएगा, ये वाला लिखिए, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, जस्ट राइट द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट। अगर हम आजकल के क्वेश्चंस देखें, द वे यूपीएससी इज दीज डेज, वो क्रिटिकल वाला साइड थोड़ा कम आ रहा है। आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेना, बट द इश्यूज एंड हाउ द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट विल बी अ वेलकम स्टेप। अगर हम क्वेश्चन देखें पास्ट ईयर यूपीएससी का, फॉर इंस्टेंस 2016 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो उस टाइम पे भी देयर वाज क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस इंश्योरेंस स्कीम। तो बोल रहे थे कि GS3 का क्वेश्चन था, ये GS2 है। तो उन्होंने बताया था आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट टू हाउ डज द न्यूली इंट्रोड्यूस स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एड्रेस दिस। तो पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे फोकस करवाया था उन्होंने, क्योंकि और वैसे भी लास्ट पार्ट में इसको पूछा गया था। ठीक है, तो आप पॉजिटिव फीचर्स ही बता पाते हैं द वे इट वाज फ्रेम्ड, राइट? तो ये हो गए हमारे मेंस के क्वेश्चंस। दूसरा है प्रीलिम्स। सो द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये कौन सा फीचर लेके आती है? पार्ट 14A। ठीक है, दूसरी चीज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। सो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा तो आप आउट कर ही सकते थे, राइट? सो इट इज अल्टीमेटली पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट है, दूसरा है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये दोनों कर सकते हैं, राइट? सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स आवर वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस। ठीक है, आज हमारे पास ये दो टॉपिक्स थे विच वी हैव फोकस्ड, पॉलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट थे, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स इवन फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन. So this is it. Thank you for streaming in to Chetan Bharat Learning with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.